हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 33 है, टॉपिक नंबर 10 है, इसका ये पार्ट 4 है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि टॉपिक 10 में अपन स्टडी कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट भावार्थ व्याख्या, जो किसके लिए है, क्लास 12th एमपी बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए। ठीक है, अगर हम बात करें बुक की तो इसमें चल रही है अभी आरोह भाग 2। आरोह भाग 2 का भी चल रहा है काव्यखंड। इस वीडियो में यानी कि टॉपिक 10 की पार्ट 4 में अपन काव्यखंड को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसके टोटल 4 पार्ट हो गए अभी तक। 4 पार्ट में इससे जो आरोह भाग 2 है काव्यखंड से जो इंपोर्टेंट व्याख्या है वो सब अपन कंप्लीट कर देंगे आज। ठीक है, अब देखिए आगे इसके बाद में इसका आएगा गद्य खंड। गद्य खंड में कौन कौन सी इंपोर्टेंट व्याख्याएं होंगी उनको भी अपन कवर करेंगे। याद रहे, काव्य खंड आपको 4 नंबर देगा, ऐसे ही गद्य खंड आरोह भाग 2 गद्य खंड की जो व्याख्याएं आएंगी वो भी आपको 4 नंबर देके जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी मिस नहीं आपको करनी है, लगातार वीडियो को देखते जाना है। देखिए बात करते हैं अपन पार्ट, यहाँ पे लिखा है पार्ट 8। इससे पहले के 7 पार्ट जो है उनसे कौन कौन सी इंपोर्टेंट व्याख्याएं थी 10 मैंने आपको बताई है, 10 मैंने आपको करा दी है। अभी पार्ट 8 से जो है 11वें नंबर की व्याख्या है, यानी कि पार्ट 8 की पहली है और क्रम से देखा है 10वीं नंबर की 11वें नंबर की व्याख्या है। ठीक है, तो देखिए पार्ट 8 की व्याख्या कौन सी है, तो पार्ट 8 का नाम है रोवैया, है ना। इसको लिखा किसने है, फ्राक गोरखपुरी ने। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान सी व्याख्या, आप पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आएगा, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो याद रहे संदर्भ, प्रसंग एंड विशेष और व्याख्या, ये 4 चीजें आपको 4 नंबर पाने के लिए 4 चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, याद रखना। यहाँ कभी कभी व्याख्या की जगह भावार्थी पूछ लेता है, विशेष की जगह काव्य सौंदर्य के नाम से भी आ जाता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, व्याख्या कहे या भावार्थ कहे बात एक ही है, विशेष कहे या काव्य सौंदर्य कहे बात एक ही है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं पेपर में आपको लिखना कैसे है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कौन से नंबर पे क्वेश्चन, मान लो 11वें नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको दिया है, इसी प्रकार से आपको पेपर में दिखाई देगा, साथ में इसके अथवा करके एक क्वेश्चन और लगा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उत्तर क्रमांक 11। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसीलिए मैंने लिखा है ओनली 11। अगर मैं मान लो इसके अथवा में एक और क्वेश्चन दिया होता और मैं उसको सॉल्व करता, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि मैं अथवा वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 के अथवा वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पीछे लिख देता मैं अथवा। ठीक है, और सबसे बढ़िया मैं आपको बता दूं, संकेत लिखना मत कभी मत भूला करो। संकेत जब आप लिख देंगे, संकेत से क्या होता है, आप अथवा वगैरह लिखना आप भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप संकेत से वो समझ जाएगा कि बच्चे ने कौन सी सॉल्व की है। ठीक है, तो देखिए मैं अभी पहली वाली सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए पहली वाले संकेत लिख दूंगा मैं आंगन में, यानी कि 2 शब्द मैंने यहां से ले लिए और 2 लास्ट से लेने हैं मेरे को, 2-3। ठीक है, 2 या 3 ले लेना आप। बच्चे की हंसी, इस प्रकार से डिटेल्स करके एक संकेत आपको बना देना है, जिससे मालूम चल जाएगा कि हाँ आपने ये वाली की है। सपोज करिए कि आप अथवा वाली करें, तो देखो यहाँ तो अथवा लिखना ही लिखना है, साथ में उसका भी जो संकेत होगा 2 शुरुआत से शब्द और 2 लास्ट शब्द लेकर के आपको संकेत बना देना है ऐसे। ठीक है, ये तो आपको कर ही लेंगे। बात करते संदर्भ की, संदर्भ में क्या लिखना होता है, संदर्भ में लिखना होता है कि जो आपके सामने जिसको अपन सॉल्व कर रहे हैं पद्यांश को, ये वाला पद्यांश है, ये वाला है, वो किस पार्ट से है और इसके राइटर कौन है, बस वो संदर्भ में आपको लिखना होता है। इसके लिए आपको जो मैंने इंपोर्टेंट पार्ट बताए, इनसे व्याख्या मैंने कराई, उनकी आप नाम याद कर लेना पाठों की, और उनके राइटर कौन कौन से उनके नाम याद कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए कैसे, प्रस्तुत पद्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश जो है यानी ये वाला पद्यांश जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी पाठ्य पुस्तक क्लास 12th में, आरोह भाग 2। इसमें एक पार्ट है कि रोवैया, कौन सा पार्ट है, देखो आरोह भाग 2 बुक का नाम है और रोवैया इस पार्ट का नाम है। रोवैया नामक पार्ट से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, फ्राक गोरखपुरी है। ठीक है, देखो यहाँ पर राइटर का नाम भी लिख दिया मैंने। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, कौन सी पाठ्य पुस्तक है वो। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में कौन सा पाठ है वो नाम लिखना पड़ेगा, फिर आपको राइटर कौन है इसके वो नाम लिखना पड़ेगा। इतना आप लिख देते हैं तो आपका 1 नंबर पूरा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रसंग की, भावार्थ या व्याख्या की और विशेष की। इन तीनों के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है ये पद्यांश पूरा, तो देखिए ध्यान से। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, आंगन तो जानते ही है, घर का आंगन जो होता है। ठीक है, आंगन में लिए खड़ी है, कौन खड़ी है, एक माँ खड़ी है, एक माँ है जो आंगन में खड़ी है। ठीक है, किसको लेकर के खड़ी है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को। चांद का टुकड़ा वो किसे बोल रही है इस समय, अपने प्यारे बच्चे को, जो अभी 1-2 महीने का है, मान लो हाल ही का बच्चा है, मान लो 2-3-4 महीने का हो सकता है। तो इस प्रकार का जो बच्चा शिशु है अभी, वो उस शिशु को लेकर के आंगन में एक माँ खड़ी है। समझ गए, सिंपल सी लाइन है, सिंपल सा उसका अर्थ है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, यानी कि एक माँ
आंगन में अपने चांद के टुकड़े यानी कि अपने प्यारे बच्चे को लेकर के खड़ी है, ठीक है। और क्या कर रही है, हाथों पे झुलाती है। कभी वो क्या कर रही है, हाथों पे झुला रही है, ऐसे करके झुलाते हैं ना बच्चों को, ऐसे करके हाथों पे झुलाती है। उसे गोद भरी, कभी क्या करती है, गोद में ऐसे करके झुलाती है। दो हो गए, देखिए एक बार तो हाथों में झुला रही है ऐसे करके, कहते नहीं माँ सो जा बेटा सो जा सो जा ऐसे बोलते हैं। और एक बार क्या कर रही है, कंधे से लगा करके गोदी में भर करके उसको और ऐसे कर रही है। कभी कभी बैठ के क्या कर रही है, घुटनों के बल से उसको हिला रही है। समझ गए मेरी बात बच्चे को। अब देखो, रह रह के हवा में जो लोका देती है, लोका देना होता है उछाल उछाल कर। कभी कभी अपन करते हैं, छोटे बच्चे को ऐसे उछाल देते हैं, फिर उसको पकड़ लेते हैं, फिर उछालते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, या ऊपर नीचे से हाथ करते हैं, तो उसको बोलते हैं लोका देना या उछालना। समझ गए मेरी बात। तो रह रह के हवा में जो लोका देती है यानी कि हवा में वो क्या कर रही है, माँ उसकी उस बच्चे को ऊपर नीचे ऐसे कर रही है, उछाल रही है उसको, ठीक है। लोका देती है, इसे लोका देना बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। जब ऊपर ऐसे करते हैं बच्चे को तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, हंसी उसकी देखी होगी आप लोगों ने। तो गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब जब ऐसा बच्चे के साथ होता है तो बच्चा बहुत जोर से क्या है, खिलखिलाकर हंसने लगता है, और उसकी जो हंसी है वो क्या होती है, गूंज उठती है। गूंज कहाँ गूंजेगी, पूरे आंगन में। तो गूंज उठती है पूरे आंगन में उस खिलखिलाते बच्चे की हंसी। बहुत आसान सा है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, समझ में आपकी में आ जाएगा। एक माँ होती है जो आंगन में खड़ी होती है, किसको लेकर के, अपने चांद के टुकड़े यानी अपने प्यारे बच्चे को लेकर के वो खड़ी है। अब वो क्या करती है, कभी तो अपने हाथों पर झुलाती है, और कभी उसे गोद से चुपका करके वो ऐसे झुला रही है। मतलब कैसे डबडोरना बोलते हैं उसको अपनी भाषा में, ठीक है। कुल मिला करके ऐसे उसको एकदम करना, ठीक है। आगे, रह रह की हवा में जो लोका देती है, यानी कि रह रह के क्या कर रही है, वो हवा में बच्चे को उछाल रही है, इसको लोका देना कहते हैं, ठीक है। तो लोका देती है, इससे क्या होता है, बच्चा एकदम खुश हो जाता है। खुश होकर के क्या होता है, जो खिलखिलाते बच्चे की जो हंसी है वो पूरी आंगन में क्या करती है, गूंज उठती है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए प्रसंग में आपको क्या दिख रहा है, इसमें इसमें से आपको एक पॉइंट निकाल के यहाँ लिखना होता है कि इसमें मेन बात क्या है। तो मेन बात क्या है, देखिए यहाँ पे उसको प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने माँ और शिशु के बीच अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। इस पूरे में आपको क्या दिख रहा है कि जो माँ है वो बच्चे को कितना प्यार कर रही है, और बच्चा अपने माँ के प्यार करने पर कितना हंस रहा है। तो कुल मिलाकर के उन दोनों के बीच में प्रेम यानी कि वात्सल्य भाव उमड़ रहा है। समझ गए। तो वो अपन को लिख देना है यहाँ कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने माँ और शिशु के बीच अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है, ठीक है। अब बात करते हैं व्याख्या भावार्थ हेडिंग बनाएंगे। आप कोई एक नाम यहाँ से लिख देना, जैसा कि आप प्रश्न में पाए। अगर प्रश्न में व्याख्या लिखा है तो आप व्याख्या लिखना, भावार्थ लिखा हो तो भावार्थ लिखना, ठीक है। आगे देखिए भावार्थ में क्या करते हैं, इस पूरी का अर्थ विस्तार से लिखते हैं। देखिए क्या है इसमें, प्रस्तुत पद्यांश में पहली लाइन का अर्थ बताओ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े अर्थात प्यारे बालक को लिए क्या है, खड़ी है। क्लियर है यहाँ तक। हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, तो देखिए वह बालक को हाथों पर झुला रही है तथा कभी उसे गोद में भर लेती है, ठीक है। गोद भरी यानी गोद में भर लेती है, कभी उसे हाथों पर झुलाती है। दो लाइन हो गई। तीसरा, रह रह की हवा में जो लोका देती है, माँ बच्चे को बार बार हवा में उछाल उछाल कर प्यार कर रही है। तीन हो गए। इससे क्या होता है, बच्चा खुश हो जाता है। देखो इस प्यार करने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, लोका देना कहा जाता है। तो इस लोका देने से क्या होता है, तो बच्चा खुश होकर खिलखिलाकर हंसने लगता है, ठीक है। खिलखिलाकर क्या करने लगता है, खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो खिलखिलाकर हंसने लगता है, और उसकी जो खिलखिलाती हुई हंसी है वो क्या करती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यानी कि उसकी जो हंसी है वो हंसी की किलकारी जो है वो पूरे आंगन में क्या करती है, गूंज उठती है। इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया, ठीक है। एक दो तीन, ये तीनों आप एक एक नंबर के होते हैं। 3 नंबर यहां से हो जाते हैं, चौथा नंबर आपको यहां से मिलता है। विशेष में क्या लिखना है आपको, तो देखिए यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए, रह रहे, यहाँ पे एक शब्द 2 बार आया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। बात करें तो यहाँ पे देखो बच्चे और बच्चा है और उसकी माँ है, उन दोनों के बीच में प्रेम है। और बच्चे और माँ के प्रेम को क्या बोलते हैं, वात्सल्य रस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से रस की व्यक्ति भी देखेगी आपको, तो वात्सल्य रस की व्यक्ति यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ इसी चैप्टर से। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है नेक्स्ट पार्ट 8 का अपन ने एक कर लिया। अभी सेकंड आपके सामने पद्यांश लिखा हुआ है, इसकी अपन व्याख्या करेंगे।
सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ में क्या है? संदर्भ जैसा कि अपन ने अभी लिखा था वही सेम रहने वाला है, यानी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के रुबैया नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? फ्राक गोरखपुरी है। इतना आपको लिख देना है, 1 नंबर आपका हो जाता है। बात करते हैं इसके प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इनकी बात करेंगे। इसके पहले इसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है? तो देखिए क्या कहना चाह रहा है कवि यहाँ पे इसके माध्यम से। आंगन में ठुनक रहा जिद आया है। एक बालक होता है छोटा सा, वो जिद आया का मतलब है जिद पे आ जाता है, ठीक है? और जिद पे आने के बाद क्या करता है? वो ठुनकने लगता है, ठुनठुनाने लगता है। देखें पैर पटकने लगते हैं छोटे छोटे बच्चे, जब उनको कोई चीज लेनी होती है तो पैर पटकने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं ठुनकना, वो ठुनकने लगते हैं, ठीक है? तो क्या होता है आंगन में, जब वो आंगन में मान लो छोटा बालक है, वो क्या है खड़ा होकर के चांद को देख रहा है। किसको? चांद को। जब चांद को देखता है तो फिर ना वो उसको देख के एकदम पैर पटकने लगता है, ठुनठुनाने लगता है ना, इस प्रकार रोने धोने लगता है, ठीक है? और क्या करता है? जिद आया, यानी कि जिद करने लगता है। तो एक बालक है, इसमें इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि एक बालक जो है चांद को देख करके क्या करने लग रहा है? ठुनक ठुनक के मतलब पैर पटकने लग रहा है। समझ गए मेरी बात? और जिद कर रहा है अपनी माँ से। क्या जिद कर रहा है अपनी माँ से? बालक तो हई चांद पे ललचाया है। हई यहाँ पे देखिए, हई है, हई का मतलब है बालक कह रहा है कि मुझे तो वही वाला चांद चाहिए और कोई दूसरा नहीं। तो बालक तो हई चांद पे ललचाया है, उसका जी जो है, उसका मन जो है उसी चांद पे ललचा गया है और उसी को लेने की हट करने लग रहा है अपनी माँ से, ठीक है? दर्पण उसे दे के, अब माँ क्या करती है उसके लिए? दर्पण ले आती है, आईना, ठीक है, शीशा जैसे बोलते हैं। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, क्या कह रही है? कि देख आईने में चांद उतर आया है। तभी माँ ने भी उसके साथ चाल चल दी। बालक की तो कैसे भी उनको बहला सकते हैं प्यार से अपन। और जब बाल हट होती है, यानी बालक जब कोई चीज के लिए रमण जाता है तो उसको समझाना भी बेकार है ज्यादा, है ना? वो समझ में उसकी आएगा नहीं, मन बना लेगा, उसको लेना है तो उसकी जिद पूरी करनी पड़ती है अक्सर बच्चों की, है ना? तो दर्पण में उसकी माँ क्या करती है? दर्पण उसको हाथ में दे देती है और उससे कहती है कि देख, चंद्रमा की जो परछाई है दर्पण में उसको दिखा देती है और कहती है कि देख आईने में चांद उतर आया है तेरे लिए। इस प्रकार का इसका भावार्थ समझ में आपकी में आ गया। ऊपर से रिपीट कर देता हूं एक बार। आंगन में ठुनक रहा जिद आया है। एक छोटा बालक जो होता है वो आंगन में चांद को देख करके ठुनठुनाने लगता है, यानी कि पैर पटकने लगता है और जिद करने लगता है अपनी माँ से और कहता है कि बालक तो है ही चांद पे ललचाया, यानी बालक कह रहा है कि मुझे तो वही वाला चांद चाहिए। तभी उसकी माँ क्या करती है? दर्पण उसे देकर कहती है कि देख आईने में चांद उतर आया है। तो चांद की परछाई उसको आईने में दिखा देती है उसकी माँ और उससे कहती है कि देख आईने में चांद उतर आया है, ठीक है? ये था इसका भावार्थ। प्रसंग में क्या लिखेंगे अपन? यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो एक तो दिखाई दे रहा है कि बच्चा जिद कर रहा है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चंद्रमा को पाने की बालहट माने जिद करना, एकदम हट कर रहा है, ठीक है? अब दूसरी बात यहाँ पर दुलानों में क्या देखा? और माँ द्वारा उसकी पूर्ति करने का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। फिर से देखें एक बार। प्रस्तुत पद्यांश में क्या दिखाई दी? दो चीजें दिखाई दी। चंद्रमा को पाने की बालहट दिखाई दी और माँ ने उसकी पूर्ति किस प्रकार से की, इसका इन दोनों का बड़ा ही सौंदर्य वर्णन कवि ने यहाँ पे कर दिया है। समझ गए मेरी बात? यह है इसका प्रसंग। बात करते हैं व्याख्या या भावार्थ की। तो देखिए व्याख्या में क्या है? पूरा लिखना होता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में एक नन्हा बालक चांद को देखकर ठुनकने लगता है। ठुनकने का मतलब पैर पटकने लगता है, यही है इसका। आंगन में ठुनक रहा तो क्या करता है? एक बालक जो होता है चांद को देखकर क्या करता है? ठुनकने लगता है। और क्या करता है? जिद आया है और जिद पर उतर आता है, जिद करने लगता है अपनी माँ से, ठीक है? और क्या कहता है अपनी माँ से? बालक तो है ही चांद पे ललचाया है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे तो यही वाला चांद चाहिए। ये अपनी माँ से उसने कह दिया। आगे तभी माँ क्या करेगी? दर्पण उसे दे के कह रही है माँ। देखिए तभी उसकी माँ जो होती है बच्चे के हाथ में दर्पण देकर कहती है, क्या कह रही है? कि देख आईने में चांद उतर आया है, कि देख शीशे में चांद उतर आया है। इससे हुआ क्या? माँ के इस प्रयास से बच्चे की जिद पूरी हो जाती है और बच्चे को लगता है कि उसे चांद मिल गया है। ये है इसका सेंस। ये आप लास्ट में जोड़ देना, इससे अच्छा लगता है, ठीक है? यहां तक लिखोगे और दो लाइन लिखने में जाता ही क्या है अपना, ठीक है? बात करते विशेष या काव्य सौंदर्य की। तो यहाँ पर देखिए चांद का कहीं ना कहीं चेहरा दिखाई दिया है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ, चित्र दिखाई दिया है ना, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है? बात्सल्य रस तो आपको दिखाई दे रहा है,
माँ और बच्चे के बीच में प्रेम उमड़ रहा है, कहीं ना कहीं वात्सल्य रस है। ठीक है, इन दोनों को विशेष में आप लिख देंगे। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर से अभी तक 2 हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी एक और बच्चा है, उसको भी करा दें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है नेक्स्ट, यानी कि पार्ट 8 की अभी तक अपन ने 2 कर ली है, तीसरे नंबर की अपनी ये रही। ठीक है, संदर्भ देख लेते हैं फटाफट से। इसका संदर्भ वही होने वाला है जो इससे पहले वाले में था। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के रोवैया नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? फ्रांक गोरखपुरी है। ये संदर्भ है। बात करते प्रसंग, व्याख्या और विशेष की। इसके लिए इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। रक्षाबंधन की जो सुबह होती है, कवि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? एक चीज मैं आपको बता दूं, जो फ्रांक गोरखपुरी है वो कवि होने के साथ साथ एक शायर भी हैं। तो आप यहाँ पे कवि कहें तो भी चलेगा, शायर कहें तो भी चलेगा। ठीक है, तो शायर क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि रक्षाबंधन की सुबह, जो रक्षाबंधन की सुबह होती है वो रस की पुतली है। उन्होंने ऐसा बोला है कि रक्षाबंधन की सुबह क्या है? रस की पुतली की समान होती है। क्यों बोला है? क्योंकि रक्षाबंधन की जब सुबह आती है ना, तो बहन और भाई के बीच में कहीं ना कहीं प्यार उमड़ने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा वात्सल्य भाव उनके मन में आ ही जाता है। रक्षाबंधन की सुबह वाले दिन अगर भाई बहन से कोई भी काम करने की बोलेगा, बहन मना नहीं करेगी। उसे पता है कि ना अभी काम है इस भाई से, है ना। और जैसे ही नेक्स्ट दिन वो किसी काम की बोलता है तो बोल देगी अपना काम खुद कर ले, है ना। तो देखा होगा कहीं ना कहीं सुबह से शाम तक एकदम अच्छा माहौल रहता है रक्षाबंधन की जो दिन होता है उस दिन। तो रक्षाबंधन की सुबह होती है वो रस की पुतली की तरह होती है। कवि का समझ में मतलब आ गया ना। यानी कि रस की पुतली का मतलब यहाँ पे क्या है कि उन दोनों भाई बहनों के बीच में रस उमड़ने लगता है, रस का प्रवाह दिखाई देने लगता है। ठीक है, सुबह अच्छे से बात करेंगे वो। तो यहाँ पे क्या क्या बोला कवि ने? रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। अब आप लोगों को इतना भी पता है कि जो रक्षाबंधन होता है वो सावन के महीने में पड़ता है, और सावन के महीने में हल्की हल्की बारिश भी होती रहती है ना। जब बारिश होती है तो बादल जो होते हैं, बादलों की जो घटाएं हैं, यानी कह सकते हैं हल्की हल्की घटाएं भी आपको आसमान में दिखाई देती हैं। तो यही बोला है कि छाई है घटा गगन में, यानी कि आसमान में क्या होता है? घटाएं भी होती हैं, वो क्या होती हैं? हल्की हल्की छाई होती है। यानी छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, यानी रक्षाबंधन की सुबह तो रस की पुतली की तरह होती है, शायर कह रहे हैं। और जो गगन होता है उसमें क्या होता है? घटाएं, हल्की हल्की जो घटाएं होती हैं वो छाई हुई होती है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि सावन के महीने में पड़ेगा, स्वाभाविक है भैया, बारिश का समय है तो ना हल्की हल्की घटाएं तो हो ही जाती है। ठीक है, अब यहां से इन दोनों को समझने से थोड़ी सी एक बात और बताना चाहूंगा। आपने देखा हो घटाओं के बीच में बिजली भी कहीं ना कहीं कड़कती रहती है। समझ में आ गई इतनी बात? घटाओं के बीच में क्या होता है? बिजली भी चमकती रहती है, कड़कती रहती है। तो बस इन दोनों लाइनों को समझिए। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। तो जब बहन अपने भाई के, इस वाली लाइन को समझिए पहले, जब बहन अपने भाई के चमकती हुई राखी बांधती है तो क्या लगते हैं? उसके जो लच्छे होते हैं, यानी राखी में लगे हुए चमकने वाले जो लच्छे होते हैं वो बिजली की तरह चमक रहे होते हैं। तो कवि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से आसमान में बिजली चमकती है घटाओं के बीच, ठीक ऐसे ही जब बहन अपने भाई के राखी बांधती है चमकने वाली, तो उस चमकती हुई राखी के जो लच्छे होते हैं वो बिजली के समान दिखाई देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको रोवैया छंद जब पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने कि उसमें 3 जो होती है, यानी कि पहली, दूसरी और चौथी लाइन की तुक तो मिलती है और तीसरी वाली लाइन की तुक नहीं मिलती है। तो ये आपको एग्जाम्पल मालूम होगा, रुबैया छंद में मैंने कराया है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसके जो रुबैया पार्ट से 2 अभी एग्जाम्पल मैंने और कराए थे, 2 पद्यांश मैंने और कराए थे। अगर आपको ये वाला याद ना हो तो उन दोनों में से भी आप रुबैया छंद के उदाहरण में आप लिख सकते हैं। वो दोनों ही रुबैया हैं, उनमें भी आप पाएंगे कि पहली, दूसरी और चौथी लाइन है इनकी तुक मिलेगी और तीसरी वाली की तुक नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये तीनों ही, यानी कि रुबैया छंद से जितने एग्जाम्पल मैंने कराए हैं वो तीनों ही रुबैया छंद के उदाहरण हो सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अब थोड़ा सा इसका देख लेते, प्रसंग में क्या लिखना है। प्रसंग में क्या दिखाई दे रहा है भैया? देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रक्षाबंधन का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है, मन को हरने वाला वर्णन कर दिया है कवि ने इसमें। ठीक है, बात करते हैं इसके व्याख्या भावार्थ की। तो देखिए,
प्रस्तुत पद्यांश में कवि, या इसको मैंने बोला शायर भी कह सकते हैं, तो कवि या शायर क्या कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह होते ही भाई बहन के बीच में रस का प्रवाह होने लगता है। यानी कि रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली का मतलब क्या है कि रक्षाबंधन की सुबह होते ही भाई बहन के बीच रस का प्रवाह होने लगता है। अब चूंकि छाइए घटागन की हल्की हल्की, इसका मतलब क्या है, चूंकि रक्षाबंधन सावन मास में आता है इसीलिए आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई रहती हैं और इन घटाओं के बीच बिजली चमकती रहती है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे और भाई के हैं बांधती चमकती राखी। तो देखिए, चमकती रहती है क्या, घटाओं के बीच बिजली चमकती रहती है। तो जब बहन अपने भाई की कलाई पर चमकती राखी बांधती है तो राखी के लच्छे ऐसे चमकते हैं मानो बादलों के बीच बिजली चमक रही हो। क्लियर है यहां तक? बहुत आसान सा अर्थ है। एक चीज देखिए, यहाँ पे काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य में आपको किस प्रकार की भाषा यहाँ पर दिखाई दे रही है? सरल भाषा है बिल्कुल। तो मैंने दूसरे नंबर के पॉइंट पे लिखा है कि सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या है? हल्की हल्की। देखिए, हल्की हल्की है, दो बार आया एक शब्द, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं किसी स्टूडेंट को? एक इसमें और लिख सकते हैं जिसमें चाहे तो अपन, इसमें रवैया छंद की अभिव्यक्ति है, यानी रवैया छंद दिखाई दे रहा है। समझ गए मेरी बात? अब देखिएगा, ये हो गई आपकी टोटल 13 व्याख्याएं। इसके बाद आता है पाठ 9। जो पाठ 9 है इसका नाम छोटा मेरा खेत, और एक और इसमें पाठ है बगलों के पंख। इस प्रकार से दो पाठों को इसमें मिक्स किया गया है। इन दोनों ही पाठों को, यानी कि पाठ 9 की बात करें, इस पाठ 9 में से कोई भी इंपोर्टेंट व्याख्या इस साल के लिए नहीं है, नेक्स्ट ईयर होगी तब बता देंगे। ठीक है, इस साल के लिए इंपोर्टेंट व्याख्या नहीं है। तो इस प्रकार से टोटल मैंने 9 पाठ बताए थे। आरोह भाग 2 के काव्य खंड में 9 पाठ की जो 13 व्याख्या इनसे बन रही थी मैंने आपको करा दी। इसी के साथ में आरोह भाग 2 यानी काव्य खंड की जो 13 व्याख्याएं, इस पे 4 नंबर आपके आने, ये आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे आरोह भाग 2 के गद्य खंड को, है ना। उसमें कौन कौन सी इंपोर्टेंट व्याख्या है जहां से आपके 4 नंबर पक्के होंगे, उनको अपन कराएंगे। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।